बिलावल साहब ने ये भी ऑप्शन दी है मौलाना साहब को कि वो बलूचिस्तान में उसका हिस्सा बने, हुकूमत का हिस्सा बने। मैंने इसको, मैं खुद मौजूद नहीं था, मगर मैंने इस हवाले से सुना है और इसके ऊपर ये भी मैंने सुना है कि मौलाना ने इस पर कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, ना हाँ में ना में। उन्होंने कहा कि हम जमात के सामने रखेंगे और रखने के बाद जो भी जमात का फैसला होगा वो आप तक कन्वे करेंगे। सही सर, रिसेंटली मौलाना फजल रहमान साहब ने एक ऑफर की थी हुकूमत को कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है AJK में उसके ऊपर वो सालसी करवा सकते हैं। क्या हुकूमत ने उस पर कोई रिस्पॉन्स दिया या मुकम्मल खामोशी है? वो मौलाना ने खुद ऑफर नहीं दी थी, जैक की तरफ से और आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरफ से मौलाना साहब को ये कहा गया था कि आप सालसी करवाएं। जैक की तरफ से खत भी आया था मौलाना को और उनको मुकम्मल इख्तियार भी दिया गया था। और भी बीच में लोग थे जिन्होंने ये कन्वे किया मौलाना साहब को कि आप अगर करवाएंगे तो जो भी आपका फैसला होगा सालसी के हवाले से वो हम मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर उस रोज़ शायद स्विट्ज़रलैंड में थे या स्विट्ज़रलैंड से चल पड़े थे इस्तांबुल के लिए, उनको मैसेज कन्वे हुआ था मगर उसका शायद जवाब नहीं आया। फिर उनके अलावा जो उनके पीछे हैं लोग, उनको भी मैसेज कन्वे हुआ था, उनका भी जवाब नहीं आया। यानी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की हुई है। हुकूमत ने और हुकूमत के पीछे लोगों ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है। पीपल्स पार्टी ने, आप बिलावल की आपने तकरीर सुन ली? जी बिल्कुल, उन्होंने भी ऑफर किया कि हम मिलके करते हैं। ऑफर की है और इसके अलावा कश्मीर में जितने भी हल्के थे वो हमें एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी मौलाना साहब को एक्सेप्ट कर रहे थे, मगर शायद गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के साथ ताकतवर हल्कों को शायद ये कबूल नहीं है, वरना अभी तक एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आ जाती। सही, तो सर क्या बिलावल साहब के साथ मिलकर इस कॉन्फ्लिक्ट को हल किया जा सकता है? क्योंकि अगर हुकूमत रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हल तो करना है। वो उन्होंने एक प्रपोजल भी दिया था आज़ाद कश्मीर में और उन्होंने एक खाका सा बनाया था कि वो कमेटी की क्या शक्ल हो सकती है। दैट इज़ हेडेड बाय मौलाना साहब और उसमें और लोग भी बड़े मोहतरम लोग वो शामिल थे जिन्होंने कहा था कि ये मसले को ये लोग हल कर सकते हैं। सही। तो वो इन राइटिंग भी है, कन्वे भी हुआ है, शायद मौलाना साहब तक भी कन्वे हुआ है। तो जवाब नहीं आ रहा गवर्नमेंट साइड से, जो अभी इस वक्त जो भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट साइड से या गवर्नमेंट के पीछे साइड से। एंड सर, इन योर ओपिनियन क्या हुकूमत को ये कॉन्फ्लिक्ट सूट कर रहा है कि वो इसके ऊपर इतनी खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं? गवर्नमेंट सियासी फैसले नहीं ले पा रही, ये हमारा गिला है। ये सियासी मामला है और इसका सियासी तौर पे हल जरूरी है। कश्मीर पाकिस्तान की शरह है और हमको यहाँ पे इस नाजुक जगह पे बिल्कुल कोई रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए, काबिल कबूल नहीं है। इस मामले को बड़ी खूबसूरती के साथ सेटल हो जाना चाहिए था अब तक, मगर जो है वो शायद सियासी सोच की कमी है या सियासी विल की कमी। सर, आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है सियासी फैसले नहीं ले पा रही, तो फिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? जब हम देखते हैं कि ऐवान में इस किस्म के बिल आ जाते हैं जो कि कायमा कमेटियों में डिस्कस ही नहीं किए जाते। इसमें 2 बिल आते हैं जिसमें एक IT बिल है, उसके बाद हैबिचुअल ऑफेंडर बिल है। गवर्नमेंट कर क्या रही है जबकि हम देखते हैं मुल्क की जो हालात हैं वो भी ठीक नहीं जा रहे। कल लाहौर में जो साने हुआ, उससे पहले भी डिफरेंट किस्म के वाकयात होते रहे। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है जब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर गवर्नमेंट ये भी कह देती है कि हमारी मर्जी, हमने जहाज़ लिया है। ऑन द अदर हैंड, एक बाप जो अपने बेटे के कफन के पैसे नहीं पूरे कर सकता, फिर ये क्या कर रही है गवर्नमेंट और इसमें फिर क्या किरदार अदा करना चाहिए आवाम को, अपोजिशन को? गवर्नमेंट इस वक्त तो महंगाई कर रही है, इस वक्त तो पेट्रोलियम कंपनियों को बेनिफिट दे रही है, महंगा करने का भी बेनिफिट, रेट गिराने में डिले करने का भी जो है बेनिफिट, हर जगह पे वो जो है ना वो जो माफियाज बने हैं उनको बेनिफिट दे रही है। इस वक्त गवर्नमेंट का यही किरदार है। और आपने ये 2 बिलों का जिक्र किया, आप शायद FBR के हवाले से जो वैलिडेशन का मामला है वो भूल गई हैं। वो वैलिडेशन इन्होंने वो दोनों हाउसेज से पास करवा लिया अपनी सो कॉल्ड मेजॉरिटी के बलबूते पे, और उसमें जितनी अपॉइंटमेंट है, 2 लीगल हैं या इलीगल हैं, उन सबको जो है वैलिडेट कर लिया माजी से। बट सर, माय क्वेश्चन इज कि ये किस तरह से ये ऐवान में चले जाते हैं विदाउट डिस्कशन? ये तो जो लोग बगैर डिस्कशन या बगैर रीडिंग के, बगैर पढ़े जो है वो ईवान में चले जाते हैं, उनको जो है शायद इस बात पे सोचना चाहिए कि क्या जो कुछ हम फ़वाइद लेते हैं मुल्क कौम की कास्ट पे, क्या हम वो हलाल कर पा रहे हैं। सर, कल आपने वॉकआउट भी किया। ऐवान का मसला तो चले अपनी जगह, कायमा कमेटियों में ऐसा क्या चल रहा है कि आपको बतौर एहतजाज वॉकआउट करना पड़ गया? कोयटा का किराया जो है वो कराची का और इस्लामाबाद का फासला जो है तकरीबन जो है वो 2.25 गुना है। और कोयटा जो है वो जहाज़ जब जहाँ से जाता है उसको जो टाइम लगता है 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा पूरा या 1 घंटा 10 मिनट। कराची जो है इस्लामाबाद से जहाज़ जाएगा 2.25 घंटे, और ये कोयटा का जहाज़ ज़्यादा पैक होता है।
और कोयटा का किराया जो है वो 4 गुना ज़्यादा होता है निस्बतन कराची के। वो मैंने पिछले साल 15 जुलाई को शायद ये सवाल किया था। 15 जुलाई के बाद एक दफ़ा इससे पहले ये मामला आया चंद रोज़, और उसमें हमने जब ये रेज़ किया कि फार्मूला बता दीजिए कि ये जो फेयर हैं इसको किस तरह से मुकर्रर करते हैं, तो डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने वो टाइम लिया कि वो फार्मूला यकीनन बताएंगे। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनका जो चीज़ जी चाहे वो किराया मुकर्रर करें। तो जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है किरायों के ऊपर, PIA पे, फ्लाई जनाब पे, एयर ब्लू तो चल ही नहीं रही है कोयटा के लिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वॉकआउट के अलावा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सही सर, फिर कायमा कमेटियों में भी रवैया यही है कि जो हुकूमती अरकान है दे डोंट केयर, तो फिर आप क्या करेंगे? चीज़ें कुक हो रही हैं, चीज़ें इस वक्त आप इसको कह सकते हैं कि पक रही हैं, मगर वो शायद अभी तक चीज़ों की डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुई है। तो किसी दिन जिस दिन इसने डायरेक्शन ले ली तो यकीनन हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी, और ये डायरेक्शन लेने की सलाहियत जो है मेरा ख्याल है JUI रखती है। तो फिर ये मामलात चलेंगे कैसे कि जब ऐवान के अंदर भी जो कानून साजी है वो ढंग से नहीं होगी, कायमा कमेटियों से वॉकआउट करना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट को बंद कर देते हैं, अवाम के टैक्सों से इनकी तनख्वाहें जा रही हैं, फिर ये क्यों चल रही है? जी, पार्लियामेंट को बंद करना पड़ेगा शायद, क्योंकि यहाँ पे 4-5 गुना तनख्वाह आप एक स्ट्रोक में बढ़ा देते हैं और बाकी लोगों की 60% बढ़ाते हैं। तो यकीनन जो है, या तो ये बहुत प्रिविलेज क्लास है यहाँ पे जो आई हुई है, जो ये तो आम पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहा हूँ, और अगर इसमें मिनिस्टर्स की और एडवाइजर्स की, उनकी अगर आप तनख्वाहों का हिसाब लगाएं तो आप फिर जो है ना आंखें खुल जाएंगी। तो बाकी गाड़ियाँ अलग हैं, पेट्रोल अलग है, गार्ड्स अलग हैं, तो ये सारा कुछ जो है ना वो शायद अल्लल्लो तल्लल्लो के लिए है। तो अल्लल्ले तल्लल्ले जो है वो ताकत के बल पे इस वक्त हो रहे हैं, मगर किसी वक्त भी वो ताकत भी आ सकती है। ऑपोजिशन इस पे कोई एहतजाज कर सकती है, कोई दबाव डाल सकती है ऐवान के अंदर, या इसका भी कोई फायदा नहीं होगा? अपोजिशन अब तक शायद मुत्तहिद नहीं हो पाई। अपोजिशन जो है वो मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा इजलास मां सिवाय एक खाने के या 2 खानों के जिसमें उन्होंने कोई हमें अपोजिशन समझ के कभी बुलवाया हो, या कभी जो है ना उसके ये कहा हो कि आप आइए, ये मसला है, ये कानून आया है, इस पे मुशावरत करते हैं, ये इशू है मुल्क कौम के लिए, इस पे मुशावरत करते हैं। वो अभी तक, आज तक हम इस पे कहीं इकट्ठे बैठ नहीं पाए। यानी ऑपोजिशन भी सीरियस नहीं? लगता ऐसे ही है कि हम खुद भी इतने संजीदा नहीं हैं। वो कहते हैं हमारे साथ 90% लोग हैं, तो फिर अगर आपके साथ 90% लोग हैं तो फिर तो आपको सब कुछ अब तक टॉपल कर लेना चाहिए था। अच्छा, फिर ऐवान के बाहर भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए मौलाना साहब ने PTI या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया एहतजाज के लिए? जाहिर है, देखिए, हम किसी एक इशू के कैदी नहीं बन सकते। हमको अगर कोई मुल्की मफाद में मामलात हैं, हम उसके बिल्कुल मुल्क का मफाद जो है वो हमारे लिए सबसे जो है मुकद्दम होगा, मगर कोई किसी एक इशू के गिर्द सारी पॉलिटिक्स घूमे, ये शायद हमारे बस में नहीं होगा। वो उनका यकीनन एजेंडा आइटम नंबर 1 होगा, मगर हमारा एजेंडा आइटम नंबर 1 नहीं बन सकता। इस वक्त महंगाई जो है उससे बड़ा इशू है, इस वक्त मुल्क में अमन अमान उससे भी बड़ा इशू है। बहुत सारे इशूज जो है ना, बहुत सारे मामला इस मुल्क को दरपेश हैं, मगर वो मुल्क को मामला दरपेश होने चाहिए, किसी पार्टी को नहीं।